आइए दोस्तों और आगे बढ़ाते हैं चैप्टर नंबर 5 AIFS ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑडिट ऑफ परचेजेस एंड ऑडिट ऑफ सेल्स की। सर इन दोनों की बातें एक साथ क्यों करना है? क्योंकि इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। ठीक है, कुछ ऐसा है कि अगर इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा रिटेन करना ईजी हो जाएगा, जो कि इस चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राइट, तो शुरू करते हैं ऑडिट ऑफ परचेजेस की। अब देखिए क्या है, सबसे पहले इसमें बताए हैं ऑडिट स्टेप्स। ठीक है, तो इनको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो 4 स्टेप्स यहां पर बताए गए हैं, यही 4 स्टेप्स मुटेटस मुटेंडिस मतलब विथ माइनर चेंजेस ऑडिट ऑफ सेल्स में भी अप्लाई होने हैं, बस कुछ माइनर चेंजेस के साथ। सबसे पहले क्या लिखा है, आपको कंट्रोल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है ओवर परचेजेस। परचेजेस पर कहां कहां पर, कौन कौन से स्टेज पर, कौन कौन से स्टेप्स पर क्या क्या कंट्रोल्स लगाए गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, कंट्रोल्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किया गया होगा, फिर कोर्ट्स बुलाए जाते हैं क्या, या टेंडर्स बुलाए जाते हैं क्या परचेज करने से पहले, क्या परचेज कमेटी अप्रूव करती है परचेज प्राइस को, ठीक है, या परचेज को ओवरऑल की कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, ये सब चीजें है ना। कब गुड्स आता है, ठीक है, जब गुड्स आता है तो उसकी क्वालिटी चेक होती है कि नहीं होती, उसकी क्वांटिटी या स्पेसिफिकेशन चेक होते हैं या नहीं होते। तो इतने सारी स्टेप्स, इतनी सारी स्टेजेस होती हैं परचेज में, तो उन सब पर क्या कंट्रोल्स लगाए गए हैं उनको हमें आइडेंटिफाई कर लेना है। तो सिंपल शब्दों में ऑडिटर का पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई दी कंट्रोल पॉइंट ओवर परचेजेस। राइट, दूसरा है जो कंट्रोल्स आपने आइडेंटिफाई करे हैं, अब क्या करो, उनको टेस्ट कर लो, चेक कर लो। तो उन कंट्रोल्स को चेक करो जो परचेज साइकिल पर लगाए गए हैं और देखो कि वो इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर वो इफेक्टिव होंगे तो हमें सब्सटेंटिव टेस्टिंग कम करनी पड़ेगी, हम कम सब्सटेंटिव चेकिंग से भी काम चला सकते हैं। और अगर वो वीक निकले तो हमें ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। राइट, थर्ड है, अब आपने कंट्रोल्स आइडेंटिफाई कर लिए, आपने कंट्रोल को टेस्ट कर लिया, अब क्या करना है, अब कुछ ट्रांजैक्शन में से कुछ सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन निकाल लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उनका करते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल। मान लो 1000 ट्रांजैक्शन में से हमने 100 ट्रांजैक्शन निकाल लिए, तो अब उनको डिटेल में चेक करना है। जैसे कि हम परचेज ऑर्डर्स देखेंगे हर एक ट्रांजैक्शन के, गुड्स रिसीव नोट देखेंगे, परचेज इनवॉइस मतलब बिल चेक करेंगे, इनवर्ड गेट एंट्री रजिस्टर देखेंगे, भाई माल आया है तो एंट्री गेट मतलब एंट्री गेट पर रजिस्टर जो रखा रहता है उसमें एंट्री हुई होगी। ठीक है, उसके अलावा गुड्स रिसीव नोट बना होगा, माल जब आ जाता है तो हम गुड्स रिसीव नोट बनाकर भेजते ना कि माल मिल गया है, ऐसे। तो बिल चेक करेंगे, परचेज ऑर्डर्स चेक करेंगे, वेंडर के स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो ट्रांजैक्शन का सैंपल निकाला है उनको डिटेल में चेक करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, उन्होंने बोला सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाना मस्ट है, ये तो जनरल बात होगी। मेन क्या है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है। तो देखा जाए तो इन दोनों ही पॉइंट में हम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं। थर्ड वाले में हमने एक तरीके से डिटेल में चेकिंग कर ली और फोर्थ वाले में हमने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है, ये जानने के लिए कि ओवरऑल जो परचेस है वो रीजनेबल है या नहीं है। ये पॉइंट यारो सब जगह आता है, सब जगह आप ये पॉइंट कहीं भी कोई भी चीज वेरीफाई या चेक कर रहे हो आप ये लिख सकते हो, ऑलमोस्ट सब जगह। ठीक है, तो अब सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करना, इस साल की फिगर्स को लास्ट ईयर के फिगर्स से कंपेयर करना, और एक एक्सपेक्टेशन सेट की जाती है। ठीक है, परचेज के रिगार्डिंग एक एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे कि हमारे हिसाब से परचेजेस कितनी होना चाहिए। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे क्लाइंट के रिकॉर्ड से। राइट, तो ऐसा करके ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कंट्रोल्स को क्या करा हमने, आइडेंटिफाई करा, ठीक है, कि कहां कहां पर क्या क्या कंट्रोल्स लगाए हैं, फिर उनको टेस्ट करा या फिर चेक करा, फिर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। तो पहले लगाएंगे हम टेस्ट ऑफ डिटेल, जिसमें हम क्या करेंगे, सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन जो निकाले उनको डिटेल में चेक करेंगे। और फोर्थ पॉइंट में बोला है कि हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस या फिर कंपैरिजन वगैरह करना, और फिर एक एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे और उस एक्सपेक्टेशन को कंपेयर करेंगे क्लाइंट के रिकॉर्ड से। राइट, बढ़े आगे। अब आप ऑडिट ऑफ सेल्स के स्टेप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे ही दिखाई देंगे।
देखो सबसे पहले क्या लिखा है, अंडरस्टैंड करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है उन कंट्रोल्स को जो मैनेजमेंट ने लगाए हैं ओवर सेल्स साइकिल या सेल्स प्रोसेस। ठीक है, फिर उन कंट्रोल को क्या कर लेना है, टेस्ट कर लेना है और देख लेना है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे होंगे तो आप अपनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग की एक्सटेंड क्या कर सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। ठीक बात है। इसके अलावा फिर आप सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, आप उसको डिटेल में चेक करेंगे। मतलब ये दोनों पॉइंट किससे रिलेटेड होंगे, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर से। यहां लगा देंगे अपन टेस्ट ऑफ डिटेल, यहां लगा देंगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स। देखो दिख रहा है आपको, तो सब कुछ वही की वही बातें हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है कि हम जो सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन निकालेंगे उसको, उन ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करेंगे कि जो रिलेटेड कस्टमर है उसके परचेस ऑर्डर, इनवॉइसेस, कस्टमर स्टेटमेंट और भी चीज़ें है ना, डिस्पैच रिपोर्ट वगैरह होगी, क्योंकि सेल्स करा है तो माल गया होगा तो डिस्पैच रिपोर्ट वगैरह होगी, ऐसा कुछ। ठीक है, और फिर क्या लिखा है सर, आगे लिखा है परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर इज मस्ट, वही बात है। और फिर एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है जिसमें हम ट्रेंड एनालिसिस करना, पिछले साल से कंपेयर करना। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा आप छोटा बना लोगे तो और बढ़िया हो जाएगा, है ना। और इसमें भी लिखा है बिल्ड करना है क्या, सेल्स एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर लो और उसको कंपेयर करो क्लाइंट के रिकॉर्ड से। तो सब कुछ सेम है भाई लोगों। ऑडिट स्टेप्स अगर ऑडिट ऑफ परचेज या ऑडिट ऑफ सेल्स किया जाए तो मजा आ जाएगा। बस परचेज की तरह सेल्स कर दो, वही बातें हैं ऑलमोस्ट, है ना। समझदार बच्चे तो कर लेंगे। डन। अब आ जाते हैं हम वापस से परचेज पर। ठीक है, क्या लिखा है सर, परचेज की ऑकरेंस चेक करना है। परचेज आपने जो रिकॉर्ड्स में दिखाई है वो सच्ची में भी ऑकर हुई है या नहीं हुई है, कहीं फेक परचेज तो नहीं दिखाई ऐसा। तो सर क्या करें, देखो फिक्टिशियस वेंडर रिकॉर्ड तो नहीं करे। इसका मतलब ऑकरेंस मतलब जो परचेस रिकॉर्ड करी है कहीं ना कहीं वो एक्चुअल होना चाहिए, फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए। तो पहला ही पॉइंट क्या है, कहीं फिक्टिशियस वेंडर बुक तो नहीं किए। आप बताओ क्या ये सेल्स की ऑकरेंस में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो। तो ये चैप्टर ऐसा है बेटा कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। आप एज इट इज पॉइंट याद करने जाओगे नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत सारे हैं। ठीक है, तो देखो फिक्टिशियस वेंडर तो बुक नहीं करे हैं। ठीक है, इसके अलावा सर क्या गुड्स सच्ची में भी फैक्ट्री गेट पर आया था। ठीक है, क्या एंट्री गेट में मतलब जो गेट एंट्री पर जो गेट है वहां पर रजिस्टर रखा रहता है क्या, तो वेदर देयर एग्जिस्ट एन एंट्री इन दी सिक्योरिटी गेट इनवाइट रजिस्टर। अगर माल सच्ची में आया है तो एंट्री गेट पर जो रजिस्टर रखा है उसमें एंट्रीज पास की गई होंगी, उसमें लिखा होगा कि माल आया है। बोलो यारो। ठीक है, तो अगर सेल्स में बोलूं तो डिस्पैच होना चाहिए माल, मतलब एंट्री गेट पर एग्जिट की एंट्री होना चाहिए एक तरीके से। भाई गेट से अगर माल बाहर जाएगा तो एग्जिट की एंट्री नहीं होनी चाहिए कि माल निकला है बाहर। ठीक है, तो मुझे लगता है इसी से आप सेल्स की बना सकते हो बहुत हद तक। ऑल दो आप जब रियल में देखोगे तो थोड़ी अलग मिलेंगी आपको, पर ठीक है यार अपन हर चीज एग्जैक्टली थोड़ी याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ था। ठीक है, फिर क्या गुड्स रिसीव्ड नोट बनाया गया था और क्लाइंट के द्वारा, अप्रोप्रिएट क्लाइंट के द्वारा साइन किया गया था। ऐसा ऐसा समझ लो यार कि जब माल आएगा तो हमें गुड्स रिसीव्ड नोट बनाना पड़ेगा ना कि माल मिल गया है हमको, ऐसा। ठीक है, फिर क्या परचेस इनवॉइस बनाया गया और अप्रूव करा गया एज पर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। परचेस का जो बिल है वो अपन ने तो बनाया नहीं होगा, ऑब्वियसली सामने से आया होगा, तो वो बिल प्रॉपरली अप्रूव्ड होना चाहिए ना। मतलब अपने यहाँ तो अप्रूव करेंगे ना कि ठीक है ये वाला बिल हमें पेमेंट करना है। ठीक है, ठीक है, और हो गया ये वेदर अ परचेस इनवॉइस वाज अप्रूव्ड एज पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब देखो ये अप्रूवल इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि यार आपने बिल भेजा है उसमें लिखा है कि 5 लाख रुपए हमें आपके देने हैं। अब हो सकता है कि यार कुछ माल मैं रिटर्न कर रहा हूँ, कुछ माल में तुरंत ही मैंने वापस कर दिया, ऐसा कुछ हो सकता है, या और भी कोई इशूज हो सकते हैं। तो या परचेस इनवॉइस में जो भी रेट लिखे हैं, क्वांटिटी लिखी है, जो भी लिखा है, अमाउंट लिखे, वो सब सही है कि नहीं, वो सब चेक होने के बाद फाइनली अपनी एंटिटी वाले अप्रूव करेंगे ना कि ठीक है अब इस बिल का, नहीं तो अकाउंटिंग वाले तो उसका सीधा पेमेंट कर देंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले तो उसको फाइनली सारी चीज़ें चेक करके अप्रूव करेंगे कि हाँ ठीक है बिल डन है, अब इसका पेमेंट किया जा सकता है, ऐसा। फिर अगर माल आया तो स्टॉक रिकॉर्ड्स, भाई वो बिन कार्ड स्टोर लेजर वगैरह नहीं होते हैं वेयर हाउस में, तो वो सब अपडेट होंगे ना। तो क्या वो अपडेट हुए हैं। आप ऐसा समझ लो अगर आपको जानना है कि कोई घटना हुई है क्या, तो आप उसके पूरे स्टेप्स चेक कर लो। दृश्य में याद है ना, आपको सीक्वेंस में पूरे स्टेप्स देखना है। अगर परचेस ऑकर हुई है हमें जानना है तो ऑब्वियसली यार परचेस हुई है तो माल आया होगा, सही है ना, माल आया होगा फैक्ट्री गेट पे। ठीक है, तो रिसिप्ट मतलब एंट्री पर
एंट्री गेट पर वहाँ पर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे होंगे या एंट्रीज की गई होंगी, उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ होगा, गुड्स रिसीव नोट बनाया गया होगा, परचेज बिल बनाया होगा और अप्रूव करा होगा एक अथॉरिटी ने, और फिर स्टॉक रिकॉर्ड्स अपडेट करें। अगर ये सब चीज़ें हुई हैं किसी ट्रांजेक्शन को लेकर, इसका मतलब सच्चे में भी परचेस ऑकर हुई है। तो एक तरीके से परचेज की प्रोसेस को ही चेक कर लो, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, तो आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करो, एग्जैक्टली आप रटने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, है ना। फिर क्या है, स्पेशल कंसिडरेशन ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ परचेज। ठीक है, क्या स्पेशल कंसिडरेशन है? ठीक है, वही जनरल बातें हैं, बस वर्ड स्पेशल लग गया है, एग्जाम में स्पेशल नाम से आएगा तो आपको ये बातें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या लिखा है, जब आप परचेज को चेक कर रहे होंगे तो ध्यान देना आप ओरिजिनल बिल से ही चेक करेंगे। मतलब मैं चेक कर रहा हूँ परचेज की एंट्री, तो हर बार मैं ओरिजिनल बिल देखूंगा, फोटोकॉपी से काम नहीं चलाऊंगा। ठीक है ना, अरे परचेज करी तो ओरिजिनल बिल भी मेरे पास होना चाहिए ना। ठीक है, फिर क्या लिखा है, तो जो भी एंट्री रिकॉर्ड की गई है, जो भी परचेज रिकॉर्ड की गई है, उसको हम ओरिजिनल बिल से टैली करेंगे, देखेंगे ओरिजिनल बिल है या नहीं है। परचेज तभी बुक की जाएगी जब आपके पास उस गुड्स का रिस्क एंड रिवॉर्ड आ जाएगा। बोलो यारो, रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप हमारे पास आ जाना चाहिए, अदरवाइज हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो देखो परचेज में क्या क्या चेक करना है, आप थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो, आप रियल में भी तो यही करोगे। जब आप परचेज चेक करोगे तो आप नहीं कहोगे कि इसका ओरिजिनल बिल कहाँ है, मैं डुप्लीकेट से या फोटोकॉपी से क्यों चेक करूं, ओरिजिनल बिल होना चाहिए ना आपके पास। ऐसा अपन ने पढ़ा भी है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर मोर रिलायबल देन फोटोकॉपीज, है ना, ऐसे 500 में पढ़ा था ना, ऐसा। फिर दूसरा क्या है, बिल में एंटिटी का नाम होना चाहिए। यार मैंने कोई चीज़ का बिल मांगा, 5 लाख का कोई बिल नहीं मिल रहा था, मैंने मांगा, उन्होंने एक बिल दिया, उसमें 5 लाख ही लिखा था, मैंने मान लिया कि यही होगा, गलत है। हो सकता है उसमें अपनी एंटिटी का नाम ही ना लिखा हो। भाई अगर अपनी एंटिटी ने परचेज कराया तो सामने वाले ने बिल में अपना नाम लिखा होगा, तो अपना नाम होगा तभी अपना बिल हुआ ना, ऐसा। ठीक है, फिर क्या है, ऑडिटर्स और ऑब्टेन टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड विद द अथॉरिटीज एंड टैली द इनपुट टैक्स एज रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स। ठीक है, टैक्स रिटर्न जो फाइल किए गए हैं अपनी एंटिटी के द्वारा, हम उससे भी देख सकते हैं और टैली कर सकते हैं किससे, इनपुट टैक्स एज रिफ्लेक्टेड इन दी बुक्स टू द अमाउंट डिस्क्लोज इन दी रिटर्न्स। भाई जो रिटर्न्स में आपने परचेज का अमाउंट दिखाया है वही अमाउंट आपको बुक्स में भी दिखाना चाहिए, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में भी दिखाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि डिपार्टमेंट को कुछ और बता रहे हो और यहाँ रियलिटी कुछ और ही है, तो वो भी हम टैली कर सकते हैं। एक टैक्स वाला पॉइंट ना हर बार आ जाता है, जैसे कि आप सेल्स में भी कभी लिखोगे ना तो आप ये जीएसटी वाला पॉइंट डाल सकते हो, है ना। फिर क्या लिखा है, अगर रिलेटेड पार्टी से परचेज की गई है तो देखो क्या रिक्विसाइड अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ली गई है। अगर परचेज रिलेटेड पार्टी से की है तो अप्रूवल लेनी पड़ती है। सेक्शन 177 में ऑडिट कमेटी की अप्रूवल लेना या 188 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेना या जरूरत पड़ने पर ओआर पास करना, वो सब अप्रूवल्स ली गई हैं या नहीं ली गई हैं। फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि परचेज को इन्होंने, मतलब तुम्हें चेक कर लेना है कि कैपिटलाइज करना था या एक्सपेंस ड्रॉप करना था। ठीक है, तो वो तो आपको पता है भाई, नॉर्मली क्या होगा, अगर ये गुड्स की परचेस होगी तो ठीक है, नॉर्मली वो परचेस में दिखाई जाएगी। अगर आपने मशीनरी वगैरह परचेस की होगी तो ऑब्वियसली वो कैपिटलाइज की जाएगी, तो आपको वो कैपिटल और रेवेन्यू वाला पार्ट भी देख लेना है। और ये पॉइंट आप हमेशा लिख सकते हो, रिव्यू जर्नल एंट्री फॉर अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस। सब जगह आप, मैं बोलता रहूँ कि आप कॉमन निकाल लो कि क्या है, 7-8 पॉइंट और वो डाल सकते हो आप। ठीक बात है, तो कहने को स्पेशल पॉइंट है पर ये जनरल पॉइंट है यार, है ना। बिल एंटिटी के नाम पे है कि नहीं है, परचेज तभी बुक करूँ जब माल का रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास आ जाए, वैसा वाला, है ना। फिर क्या है सर, ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर एंश्योरिंग कंप्लीटनेस एंड मेजरमेंट। ठीक है, इन्होंने मेजरमेंट को भी साथ में लिख दिया है, मेजरमेंट कहो, वैल्यूएशन कहो, है ना, एक्यूरेसी कहो, एक ही बात है। तो कंप्लीटनेस कैसे चेक करेंगे परचेज की, कंप्लीटनेस कैसे चेक करेंगे परचेजेस की। इसमें जो एग्जाम में आता है वो ये वाला पोर्शन आता है। ठीक है, एक कैटेगरी मैंने बनाया भी, ये 4 पॉइंट लिखने को एग्जाम में आ चुके हैं। अपन एक बार पूरा देख लेते हैं। जब भी कंप्लीटनेस पूछा जाएगा, जब भी कंप्लीटनेस पूछा जाएगा तो कट ऑफ टेस्ट की बातें जरूर होंगी। कट ऑफ टेस्ट क्या होता है या कट ऑफ प्रोसीजर क्या होती है, इस साल की ट्रांजेक्शन इस साल में रिकॉर्ड करो, अगले साल की ट्रांजेक्शन अगले साल में रिकॉर्ड करो। मतलब अगले साल के ट्रांजैक्शन हैं जो, उनको इस साल में जबरन रिकॉर्ड मत करो, या इस साल के ट्रांजैक्शन को पोस्टपोन करके अगले साल में मत रिकॉर्ड करो। सिंपल है ना यार, जो ट्रांजैक्शन जिस ईयर का उस ईयर में रिकॉर्ड करो ना, इधर उधर क्यों ट्रांसफर करना है। तो वो कट ऑफ है 31 मार्च कि भाई
31 मार्च के पहले के ट्रांजेक्शन यहाँ रखो और उसके बाद के अगले वाले ईयर में रखो। ऐसा जब भी कंप्लीटनेस की बात होगी तो ये कट ऑफ प्रोसीजर आपको देखने मिल जाएगा। राइट, ध्यान देना है ना, ये छोटी छोटी बातें जो बोल रहा हूँ यही काम में आती है। तो परफॉर्म कट ऑफ टेस्ट टू एंश्योर दैट परचेसेस आर रिकॉग्नाइज इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, और इस पर्पस के लिए ऑडिटर क्या करेगा, लास्ट के 5 ट्रांजेक्शन उठा लेगा। ईयर एंड पर जो 5 ट्रांजेक्शन लास्ट के हुए होंगे उन 5 ट्रांजेक्शन को उठा लेगा और क्या करेगा, चेक दैट ऑल करेस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस हैव बीन ड्यूली एंटर्ड। हम चेक करेंगे कि जो लास्ट के 5 ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं हुए, क्योंकि इमेजिन करो बेटा, अगर वो रिकॉर्ड नहीं हुए इसका मतलब कंप्लीटनेस नहीं है, मतलब चीज़ें हो तो रही हैं पर रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं। हमें चेक करना कंप्लीटनेस मतलब कि ऑल ट्रांजेक्शन दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड आर रिकॉर्डेड। तो हमने क्या करा, हमें डाउट है कि लास्ट में ने कुछ गड़बड़ करी होगी, तो हमने लास्ट के 5 बिल उठा लिए, 5 इनवॉइसेस उठा लिए और देखा कि क्या ये रिकॉर्ड किए गए हैं बुक्स में, कहीं कोई चीज़ को ओमिट तो नहीं कर दिया गया, छोड़ तो नहीं गया, रह तो नहीं गया कुछ रिकॉर्ड होने से। ऐसा तो जब भी कंप्लीटनेस की बात हो तो आपको ये पॉइंट लिखना है और उसमें ये आप पूरा जैसा लिखा है ना इसको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता देना। फिर है आपको करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है क्या गुड्स एंड ट्रांजिट का एज पर द एग्रीड टर्म्स विद द वेंडर। अब देखो गुड्स एंड ट्रांजिट का क्या करना चाहिए, माल अभी ट्रांजिट में है उसको रिकॉर्ड करें कि ना करें, वो वाली परचेस को रिकॉर्ड करें कि ना करें। सिंपल आंसर है यार, अगर जो गुड्स इन ट्रांजिट है अगर उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड अपनी एंटिटी को ट्रांसफर हो गया है तो रिकॉर्ड कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब सर ये पता कैसे चलेगा, ये डिपेंड करता है क्लाइंट से एग्रीमेंट के साथ कि आपका क्या एग्रीमेंट है। क्या उसने ये बोला है कि माल हमारे यहाँ से निकलेगा और फिर सारी रिस्क आपकी है, फिर आप जानू काम, या फिर उसने ऐसा बोला है क्या कि जब, या फिर जैसे अपन ने बोला कि जब तक हमारी एंटिटी में माल अंदर नहीं आ जाता तब तक हम माने ही कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो फिर ये अलग बात हो जाएगी। सिंपली ये अग्रीमेंट पर डिपेंड करता है आपस में दोनों के, है ना। ठीक है, फिर एक और है, जब भी कंप्लीटनेस की बात हो, जब भी कंप्लीटनेस की बात हो आपको WR वाला पॉइंट लिखना है। ठीक है, कि लिख कर दो कि आपने ऑल दी परचेस जो हुई है, जो इस साल में हुई है, वो आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड कर ली है बुक्स में। ठीक बात है, तो आप यहां का कंप्लीटनेस पढ़ के कुछ हद तक तो बना ही सकते हो सेल्स का। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये तीनों पॉइंट पर सेल्स में भी आ जाएंगे, सेल्स की कंप्लीटनेस भी आ जाएंगे, बस कुछ और भी चीजें होंगी वहां पर तो वो देख लेंगे अपन, है ना। लास्ट पॉइंट है आपको एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना। ओ माय गॉड, ये भी लगाना है। एनालिटिकल प्रोसीजर तो हर जगह लगा ही दो, है ना। तो एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एज टू ओवरऑल रीजनेबलनेस। जब भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर वर्ड यूज करोगे साथ में क्या लिखना, टू चेक द ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ, जैसे कि यहां पर परचेस है तो परचेस क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक बात है, ओके। अब यहां पर कैसे हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे परचेस को चेक करने के लिए या परचेस की कंप्लीटनेस को चेक करने के लिए। सबसे पहला है कंजम्पशन एनालिसिस करेंगे, दूसरा है स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस करेंगे, कंजम्पशन एनालिसिस, कंपोजिशन एनालिसिस, और रेशियोज को देखेंगे, अदर रेशियोज को देखेंगे, और क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन बनाएंगे। ठीक है, आप देखो लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, ऑडिटर शुड रिव्यू क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद ओपनिंग स्टॉक, परचेस एंड कंजम्पशन। आप बताओ, आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल्स टू आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आता है। तो अगर आपको बाकी की फिगर्स रिकॉर्ड्स में दिख रहे हैं तो आप रॉ मटेरियल परचेस तो निकाल सकते हो ना, तो आप इसका रिकंसिलिएशन बनाओ। ओपनिंग स्टॉक पुराने साल से मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक इस साल का दिख ही रहा होगा, और कंजम्पशन आपको कॉस्ट रिकॉर्ड से मिल जाएगा। आप उस सब से आप निकालो परचेस कितनी आना चाहिए, और फिर देखो इन लोगों ने परचेस कितनी दिखाई है, तो ये हो जाएगा आपका क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग परचेस का। दूसरा क्या है सर, आप परचेस से रिलेटेड या क्रेडिट परचेस से रिलेटेड और भी जो रेशियो है उनको चेक कर सकते हो, जैसे कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है, रॉ मटेरियल स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, उनकी करंट ईयर को पिछले साल से कंपेयर कर सकते हो, तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अगर बड़ा वेरिएशन दिखाई दे तो फिर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है क्या, ऐसा। स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस और कंजम्पशन एनालिसिस। कंजम्पशन तो क्लियर है यार, आप बताओ अगर इस साल की कंजम्पशन को पिछले साल की कंजम्पशन से कंपेयर करते हैं और मान लीजिए इस साल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो आप क्या नॉर्मली ये नहीं बोल सकते कि यार अगर कंजम्पशन इस साल बहुत बड़ा है इसका मतलब हो ना हो
चांसेस हैं कि परचेज भी बड़ी हो। यार कंजम्पशन ज़्यादा करा है तो ज़्यादा परचेज भी करना पड़ा होगा ना नॉर्मली। अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो एक अलग केस है, पर इन जनरल तो अपन मान के चलेंगे कि यार परचेज भी ज़्यादा करी होगी। अब पता चला कंजम्पशन बड़ा है और परचेज कम दिखाई, तो हमें डाउट नहीं हो जाएगा। ओ हो, अब समझ में आ रहा है कि एक सीए को कॉस्टिंग क्यों पढ़ाई जाती है। इसलिए पढ़ाई जाती है कि अगर आपको घुस घुस कर एनालाइज करना है ना चीज़ों को, तो आपको ये सब चीज़ें समझना चाहिए। ठीक है, फिर स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस में क्या लिखा है। यार देखो, जब भी कोई चीज़ आप बनाते हो, जब भी आप कोई फिनिश गुड बनाते हो, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल लग सकते हैं। तो टोटल जो रॉ मटेरियल लगना है उसमें किस रॉ मटेरियल का कितना परसेंटेज है वो आप अंदाजा लगा सकते हो। मान लो एक फिनिश गुड है, उसमें ए बी सी 3 टाइप के रॉ मटेरियल लगते हैं। ए का परसेंटेज है 30, बी का है 20 और सी का है 50। ठीक बात है। तो अगर ज़्यादा फिनिश गुड बनेंगे, तो इस बार आप बताओ सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल किस चीज़ का कंज्यूम होगा। सी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपोजिशन उसी का था। तो अगर सबसे ज़्यादा कंजम्पशन उसका होगा तो उम्मीद है कि उसका परचेस भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे कुछ ना कुछ लोचा जरूर है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। ठीक है, अब इन सब परसेंटेज को आप क्या कर सकते हो, पिछले साल से कंपेयर कर सकते हो और रीजंस पूछ सकते हो अगर आपको कुछ सिग्निफिकेंट वेरिएशन दिखाई देते हैं तो क्या क्या है सर। क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन बना लो, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का। दूसरा, परचेस से रिलेटेड या क्रेडिट परचेस से रिलेटेड जो रेशियोज होते हैं उनको इस साल के रेशियोज को पिछले साल से कंपेयर कर लो, जैसे कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो और अपना क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस, टोटल स्टॉक में कौन सा स्टॉक कितना है उसका एक रेशियो निकालो और उन सारे रेशियोज को लास्ट ईयर से कंपेयर कर लो। फिर कंजम्पशन एनालिसिस में इस साल कितना कंजम्पशन हुआ है ओवरऑल और लास्ट ईयर कितना कंजम्पशन हुआ था, दोनों को कंपेयर कर लो। इन सब चीज़ों से भी आप क्या कर सकते हो, एक ओवरऑल अंदाजा लगा सकते हो कि परचेस पूरी रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन देखो, आपको देखकर भी फील हो रहा हो कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, तो ये आया भी है और आ भी सकता है। एज इट इज आप लिखोगे, बढ़िया मस्त काम हो जाएगा, आपके 3 से 4 नंबर फ्री के हो जाएंगे, है ना। डन। अब है ऑडिट ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें मैं आपको ऑडिट स्टेप बता चुका हूं। इसमें एक बार ये लाइन पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, एमसीक्यू में काम में आ सकती है ना। एमसीक्यू आपको ये वीडियोस इसलिए भी हेल्प करेंगे क्योंकि जब भी मैं चीज़ें पढ़ाऊंगा या पढ़ाता हूं तो मैं बताते जाता हूं कि कहाँ एमसीक्यू बन सकता है। तो आपको समझना है कि यार कौन सी चीज़ याद रखना है और कौन सी चीज़ में बस अंडरस्टैंड कर लेना कि यार अगर कभी एग्जाम में दिखा तो अपन बता पाए। क्या लिखा है, द सेल्स एंड कलेक्शन साइकिल इन अ बिजनेस रिफर्स टू। इसका मतलब सेल्स एंड कलेक्शन साइकिल क्या होती है वो बताया गया है। क्या होती है, इट्स अ सेट ऑफ प्रोसेस दैट बिगिन व्हेन। कब सेल्स की प्रोसेस, सेल्स की साइकिल शुरू कहां से होती है, बिगिन व्हेन अ कस्टमर परचेसेस गुड्स और सर्विसेज। जिस दिन अपन ने माल बेचा वो पहला स्टेप है, वहां से अपनी सेल्स की साइकिल शुरू हो गई। अब माल ही नहीं बेचा तो सेल्स शुरू कहां से हुई, तो जिस दिन हमने माल बेचा, गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करी, उस दिन क्या हो गया, सेल्स की साइकिल शुरू हो गई। और एंड कहाँ होती है, जिस दिन कस्टमर से हमें कंप्लीट पेमेंट मिल जाएगा। जब तक कंप्लीट पेमेंट नहीं बचा है, थोड़ा भी पैसा अगर रिमेनिंग है तो कहीं ना कहीं अभी वो सेल्स की साइकिल पूरी नहीं हुई है। तो सिंपल है यार, जिस दिन माल बेचा तब से जब तक कि पैसा, कंप्लीट पैसा हमें कस्टमर से नहीं मिल जाता, तब तक सेल्स की साइकिल चलती रहेगी। और एज पर ऐसे 315 रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द केस ऑफ रेवेन्यू आइटम से जनरली हाई। परचेज की अपेक्षा रेवेन्यू आइटम्स में ROMM ज्यादा होती है, ऐसा पूछ सकता है। समझ रहे हो क्यों सर, क्योंकि रेवेन्यू में ज्यादा गड़बड़ करते हैं ये लोग, परचेज में कम चांसेस है कि गलत दिखाएंगे, पर सेल्स के गलत दिखाने की संभावनाएं ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि रेवेन्यू आइटम्स में रोमम ज्यादा होता है। ठीक है, कभी एमसीक्यू में पूछा जाए तो आप तैयार रहिएगा। बाकी जो ऑडिट स्टेप्स है वो मैं पढ़ा चुका हूं, सिमिलर टू परचेज ही है। अब सेल्स का ऑकरेंस कैसे चेक करें, सेल्स का ऑकरेंस कैसे चेक करें। आप देखो, क्या सेल्स के इनवॉइस सीक्वेंस में है, ठीक है, कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है तो उनकी जर्नल एंट्रीज चेक कर लो। फिर रेशियो ऑफ सेल्स रिटर्न टू सेल्स, मतलब टोटल सेल्स में सेल्स रिटर्न कितनी हुई इस साल, मान लो 10% हुई, लास्ट ईयर टोटल सेल जितनी हुई थी उसका कितना सेल्स रिटर्न हुआ था, वो परसेंटेज। आप दोनों परसेंटेज को कंपेयर करो, अगर इस साल वो परसेंटेज बढ़ गया है मतलब संभावना है कि इन लोगों ने ईयर एंड पर कुछ फेक सेल्स दिखाई होगी, तभी ईयर एंड के बाद वो वापस आ रही है। तो ये प्लानिंग रही होगी मैनेजमेंट की कि ईयर एंड पर सेल्स बढ़ाकर झूठी झूठी सेल्स दिखा दो, फेक सेल्स। ईयर एंड होगा उसके बाद बोल दें कि अब ये सेल्स रिटर्न आ गई, हम क्या करें।
तो अगर ये रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस साल का, पिछले साल से इस साल का रेशियो ज़्यादा हो रहा है, तो समझ जाओ कुछ तो नौटंकी करी जा रही है। ठीक है, मतलब सेल्स ऑकर नहीं हुई थी, झूठी दिखाई गई थी। ठीक है, अनयूजुअल कुछ दिखे तो वो चेक कर लो। सीक्वेंस में है सेल्स इनवॉइस, अगर सीक्वेंस में नहीं है मतलब कुछ गड़बड़ है। क्यों सीक्वेंस चेंज हो रहा है? बिल की सीक्वेंस तो सेम ही होता है, मतलब सीक्वेंस में ही चलते हैं बिल। अब देखो क्या लिखा है, एक और चीज़ हमें देखना है। ऑकरेंस मतलब हमें देखना है कि एंश्योर रेवेन्यू इज नॉट ओवर स्टेटेड। भाई ये लाइन का मतलब समझे आप? अगर झूठी सेल्स रिकॉर्ड करोगे, मतलब सेल्स ऑकर ही नहीं हुई है, सेल्स ऑकर ही नहीं हुई हो फिर भी आप रिकॉर्ड करोगे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? फेक सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब आपकी रेवेन्यू आप ओवर स्टेट कर रहे हो। ठीक है, तो बोले एंश्योर रेवेन्यू इज नॉट ओवर स्टेटेड बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। अब मेरी ओपिनियन ये कहती है बेटा कि एग्जाम में केवल इस पर सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। कोई केस स्टडी बना देंगे, बोले आप बताओ कैसे चेक करेंगे, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे ये जानने के लिए कि कहीं सेल्स या रेवेन्यू ओवर स्टेट तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, क्या चेक करेंगे? कहीं सिंगल सेल्स इनवॉइस को 2 बार रिकॉर्ड तो नहीं कर दिया। 2 बार रिकॉर्ड करोगे मतलब 2 बार रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ली है ना, तो एक बार सेल्स हुई तो एक बार ही रिकॉर्ड करो ना, ऐसा। कोई फिक्टिशियस कस्टमर तो नहीं दिखा रहे हो, वही फिक्टिशियस कस्टमर को सेल्स दिखा रहे हो, मतलब वही होगा कि आप झूठी सेल्स दिखा रहे हो, झूठी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो। अगर सेल्स हुई है तो सच्ची में भी शिपमेंट हुआ होगा ना, सच्ची में भी माल गया होगा ना, ऐसा। वैसे यहाँ क्या लिखा है, वेदर एनी शिपमेंट वर डन विदाउट द कंसेंट एंड एग्रीमेंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर ने बोला ही नहीं है, उसकी कंसेंट नहीं ली और आपने माल भिजवा दिया कि हमको तो सेल्स दिखाना है, फिर जब वो वापस करेगा तब देखेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। माल को अगर शिप किया जा रहा है तो कस्टमर से कंसेंट ली जानी चाहिए ना कि हम माल भिजवा रहे हैं आपका, ऐसा। नहीं खरीदना होगा तो वो मना ही कर देगा। तो अपन ने सोचा, मैनेजमेंट सोच रहा है कि यार ये मना करेगा, इसको चाहिए तो है नहीं, अपन तो शिपमेंट कर दो फिर देख देंगे। जब वो कॉल करेगा कि हमने तो मांगे नहीं, तो हम कहेंगे ठीक है वापस भिजवा दो, इस साल तो सेल्स हो ही जाएगी, ऐसा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम फ्यू कस्टमर्स टू एंश्योर द जेन्यूननेस ऑफ सेल्स ट्रांजेक्शन। ओहो, कुछ कस्टमर से बात कर लो, स्पेशली जो लास्ट क्लास में सेल्स दिखा रहे हैं, उन कस्टमर को फ़ोन लगाओ, उनसे पूछो कि क्यों सेल्स, तुमने माल खरीदा है कि नहीं खरीदा, ऐसा। ठीक है, अब वो कंफर्मेशन लेने का तरीका कुछ भी हो सकता है, जो भी तरीका अलाउड होगा, क्योंकि नॉर्मली फ़ोन पे कस्टमर हो सकता है आपको रिस्पॉन्ड ना करे, तो उसका जो भी फॉर्मल तरीका होगा अपन वो यूज़ कर लेंगे। फिर क्या है, वेदर एनी सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट अबाउट कलेक्टिबिलिटी। अगर झूठी सेल्स होगी ना तो कलेक्टिबिलिटी पे तो डाउट हो गई, तो अगर कलेक्टिबिलिटी पे डाउट हो तो समझ जाना कि झूठी सेल्स, फेक सेल्स रिकॉर्ड करी है, मतलब झूठी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करी है, रेवेन्यू ओवर स्टेट करी है ना। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे परचेज की जब मैं ऑकरेंस पढ़ा रहा था तो आपने ध्यान दिया कि वो परचेज के स्टेप्स को बता रहे थे। अगर परचेज के सारे स्टेप्स पूरे हुए हैं, माल आया है, गुड्स रिसीप्ट नोट बना है, क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ है, स्टॉक रजिस्टर अपडेट हुए हैं, ये सब अगर हुआ है, परचेस बिल बना है, इसका मतलब परचेस सच्ची में हुई है, फिर झूठी नहीं है। इतनी सारी चीज़ें थोड़ी झूठी हो जाएंगी। ऐसी सेल्स में आप देखो, अगर देखो आप ध्यान से कि अगर सेल्स हुई है तो माल निकला होगा वो भी विद द कंसेंट ऑफ क्लाइंट, फिर हम उनसे कंफर्मेशन ले सकते हैं। फिर कहीं उनसे रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी तो नहीं है, क्योंकि झूठी सेल्स पे तो अनसर्टेनिटी रहेगी ही। फिर ऐसा तो नहीं कि कस्टमर की जो ऑब्लिगेशन है वो कंटिजेंट है ऑन अदर एक्शंस, मतलब कस्टमर तब पे करेगा जब फाइनेंस मिल जाएगा, उसको फाइनेंसिंग की सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, या जब वो रीसेल करेगा, ऐसी कोई कंडीशन पे तो सेल नहीं करी आपने, क्योंकि फिर अगर ऐसी कंडीशन पे आपने सेल्स की है तो सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि पैसा तो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी कोई कंडीशन पूरी हो रही कि नहीं हो रही। जैसे उसने बोल दिया कि हम आपको तभी पैसा देंगे जब हम बेच देंगे आगे माल, और वो कह रहा है जब हमारा माल बिकेगा तब हम आपको पैसा दे पाएंगे, तो इसका मतलब ही तो कंटेंजेंट हो गई है ना, ऐसा। कोई अनअर्न्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड तो नहीं की है। कुछ इनवॉइसेस देख सकते हो आप सेल्स जर्नल में, टेस्ट चेक फ्यू इनवॉइसेस विद रेलिवेंट टू, ठीक है, मतलब कुछ बिल को आप एंट्रीज से मिला लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ये इस पर सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, आपको जितने सिंपल पॉइंट लगे 5-7 पॉइंट आप निकाल लो, बढ़िया हो जाएगा काम, है ना। ठीक है, अब आते हैं सेल्स की कंप्लीटनेस पर। ठीक है, क्या लिखा है, मैंने बताया था एक तो परचेस की कंप्लीटनेस में जो जो पॉइंट लगे थे वो हम सब लगा देंगे। जैसे कि कट ऑफ प्रोसीजर वाली बात थी, मैंने पहले ही बोला था कि आपको हर जगह कट ऑफ प्रोसीजर की बात करनी है। वो 5 इनवॉइस लास्ट के हम देख लेंगे वो सारे रिकॉर्ड हुए कि नहीं हुए, वो सब आपको यहाँ भी लिख देना है। फिर मैंने बोला था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही किया कि नहीं किया है,
वो आप सब जगह लिख सकते हो। WR ले सकते हो आप कंप्लीटनेस में कि यार सारी सेल्स जो रिकॉर्ड होनी चाहिए वो रिकॉर्ड हुई कि नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये तो अपन लिख ही सकते थे। एक तो अपन लिख सकते हैं कट ऑफ प्रोसीजर जो हमने वहाँ पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही से करा कि नहीं करा। फिर हम लिख सकते हैं WR ऑब्टेन करना। इसके अलावा और देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। पहले तो लिखा है ऑल सेल्स मेड ड्यूरिंग द, अच्छा जो भी सेल्स की गई वो सब की सब रिकॉर्ड की गई है, कोई अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट नहीं है। कुल मिलाकर कंप्लीटेंस मतलब क्या, ऑल सेल्स जो रिकॉर्ड होनी चाहिए वो रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। परफॉर्म कट ऑफ प्रोसीजर टू एंश्योर दैट रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। कट ऑफ प्रोसीजर लगाओ कि इस बार सब की सब जो सेल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए वो रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। एंड सेल्स वर नॉट टेम्पर्ड टुवर्ड्स द पीरियड एंड, और ईयर एंड पर कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सेल्स के साथ कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, ठीक है। मतलब कुल मिला के जो सेल्स इस साल में रिकॉर्ड होनी चाहिए उसको इस साल में रिकॉर्ड किया गया है। फिर कट ऑफ एरर्स, ओहो इस पर तो MCQ बन सकता है, देखो मैंने लिखा भी है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। कट ऑफ एरर्स यूजुअली अराइज व्हेन companies recognize revenue on the date on which the sales invoices are generated। कट ऑफ एरर्स कब वो होती है, अराइज होती है। कट ऑफ एरर कब होगी, मतलब कब ऐसा होगा जब माल किसी और पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए और किसी और पीरियड में रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसा तब होगा नॉर्मली जब कंपनी क्या करती है, सेल्स या रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज कर लेती है जब सेल्स का बिल जनरेट किया जाता है। नहीं, बिल बनता है, बिल के हिसाब से थोड़ी आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए इनकम, बल्कि आपको किस डेट के हिसाब से करना चाहिए इनकम रिकॉग्निशन। आपने पढ़ा है ES 9 में, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ट्रांसफर्ड टू दी बायर, तब आपको करना चाहिए रिकॉर्ड। अगर आप बिल के हिसाब से रिकॉग्नाइज करोगे तो कट ऑफ एरर अराइज हो जाएंगी। तो इस पर MCQ बन सकता है, ठीक है। तो ऑडिटर को क्या करना है, अगर वो चाहता है कि कोई गड़बड़ ना हो तो ऑडिटर नीड टू अंडरस्टैंड एंड कंसीडर द स्पेसिफिक कट ऑफ एरर रिस्क, कट ऑफ एरर के रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। फिर क्रेडिट नोट्स इशूड हैं जो आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब अगर कंपनी ने बहुत सारे क्रेडिट नोट इशू करे हैं ईयर एंड के बाद, मतलब सेल्स रिटर्न हुई है, तो हमें डाउट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, इस साल में कुछ तो गड़बड़ की गई है, इतनी सारी सेल्स रिटर्न क्यों हो रही है, मतलब झूठी सेल्स आपने रिकॉर्ड करी है, ठीक है। समटाइम्स सेल्स टीम और सेल्स पर्सनल कैन मेक, अच्छा कई बार ये लोग फेक फिक्टिशियस सेल्स रिकॉर्ड कर देते हैं ईयर एंड पर ताकि उनका परफॉर्मेंस टारगेट मीट हो जाए, और बाद में उन सेल्स को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें तो नहीं है। फिर आप शिपिंग डॉक्यूमेंट देख सकते हो, यार अगर माल बिका है तो शिपिंग डॉक्यूमेंट तो बना ही होगा, माल शिप भी हुआ होगा, ऐसा। फिर आप जो क्वांटिटी आपकी सेल्स रजिस्टर में दिख रही है, मतलब जो क्वांटिटी आपकी सेल्स रजिस्टर में दिख रही है वो सब मैच होना चाहिए किससे, आपके स्टॉक रिकॉर्ड्स में भी दिखेगा कि इतनी क्वांटिटी गई है, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड में भी दिखेगा, आपके स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड स्पेशली जैसे कि GST वगैरह, उसमें भी तो आपने बताया होगा कि इतनी सेल्स हुई है, तो उस सबसे भी आप मिला सकते हो कौन सी सेल्स को, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई है ना, उस सेल्स को आप इतनी सारी चीज़ों से मिला सकते हो, सेल्स रजिस्टर, स्टॉक रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड, सब जगह से देख सकते हो। इसके अलावा GST टैक्स और GST रिटर्न्स भी आप देख सकते हो और इंश्योर कर सकते हो कि जो रेवेन्यू है वो सही तरीके से रिकॉग्नाइज की गई। या रिटर्न्स में जो सेल्स दिखाओगे वही आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में दिखानी पड़ेगी, कुछ और थोड़ी दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ये है आपका कंप्लीटनेस। मैं जानता हूँ यारों कि ये थोड़ा टफ हो जाता है कि इतनी सारी चीज़ों को अलग अलग पढ़ पाना, याद रख पाना, लेकिन मेरा ये मानना है कि यार आप कुछ चीज़ें जो अच्छे से याद रह सकती है वो तो रखो, और बाकी अगर आपने इतना सारा पढ़ा हुआ तो आप कुछ तो लिख पाओगे, एटलीस्ट 4 में से 2-2.5 नंबर तो ला पाएंगे। तो किस्मत अच्छी रही तो सारे आ जाएंगे, नहीं तो ठीक है, ऐसा। फिर मेजरमेंट, देखो मेजरमेंट में मैं क्या बोलूँ आपसे कि यार मेजरमेंट मतलब होता है वैल्यूएशन। किसी भी चीज़ का वैल्यूएशन हो तो उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। मैंने एक अलग लेक्चर में बताया भी है कि वैल्यूएशन में क्या देखना होता है ना। एक बार मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले तो आप देखो कि उस पर्टिकुलर चीज़ में एप्लीकेबल AS कौन सा है। कोई भी चीज़ की वैल्यूएशन के लिए हो सकता है रिस्पेक्ट टू AS हो, जैसे कि इंटेंजिबल एसेट हो, PPE हो, या आपका इन्वेस्टमेंट AS 13 वाला हो, AS 2 है जो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन की बात करता है।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि वैल्यूएशन में जब भी लिखो तो आप देखो कि क्या जो वैल्यूएशन है वो एक्यूरेटली मेजर किया है एज पर एप्लीकेबल एएस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा एप्लीकेबल एएस। उस चीज के वैल्यूएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई एएस होगा, उसके हिसाब से वैल्यूएशन किया गया है कि नहीं किया गया। जैसे मैंने बोला 2, 10, 13, 26 ऐसे। फिर अगर कोई भी चीज हो, कोई भी चीज का अमाउंट है, अगर वो कंपनी फॉरेन करेंसी में मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी अगर वो डील करती है तो पक्का फॉरेन करेंसी का इनवर्ड आउटवर्ड भी इन्वॉल्व होगा। तो एक और एएस आ जाएगा, एएस नंबर 11। ये सब में आ जाएगा वैल्यूएशन में कि यार जो जैसे रीस्टेट करते हैं ना अपन अमाउंट्स को, या जो फॉरेन जो 31 मार्च को फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिफरेंस का जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, जो भी है। तो वो सब कुल मिला के ये कि एएस 11 के हिसाब से अकाउंटिंग की गई है या नहीं की गई है, या 31 मार्च को जो बैलेंसेस दिखाए गए हैं वो एएस 11 के हिसाब से रीस्टेट करे गए हैं या नहीं किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? देखो ये सब जगह की बातें कर रहा हूं मैं, सब जगह लिख सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा अपन बोले तो और क्या बोल सकते हैं अपन? हाँ, रेट्स बोल सकते हैं, रेट्स ऑफ सेल्स अफेक्टेड विद रिलेटेड पार्टी। तो आप रेट बोल सकते हो, हर चीज का एक रेट होता है। जैसे अगर सेल्स हुई है तो रेट में कुछ गड़बड़ हुई होगी तो सेल्स का अमाउंट भी गलत होगा, परचेस में भी रेट अगर गलत होगी तो परचेस का अमाउंट गलत होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर पीपी होगा तो डेप्रीसिएशन लगाना चाहिए, अगर डेप्रीसिएशन नहीं लगाया तो भी गड़बड़ है, तो भी अमाउंट गलत आ जाएंगे। सो मेजरमेंट या वैल्यूएशन मतलब अमाउंट्स में गलती। ठीक है, अब फिक्स एसेट में जैसे डेप्रीसिएशन होता है, ऐसे इंटेंजिबल एसेट में क्या होता है? इम्पेयरमेंट होता है। तो इम्पेयरमेंट एएस 26 के हिसाब से किया कि नहीं किया? ठीक है, वैसे इम्पेयरमेंट के लिए अलग से स्टैंडर्ड है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इंटेंजिबल एसेट में नॉर्मली इम्पेयरमेंट होता है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर जैसे डेटर वगैरह है तो उसमें प्रोविजन बराबर बनाया कि नहीं बनाया, वो चीजें हो सकती हैं। प्रोविजन बराबर नहीं बना रहे हो मतलब आप डेटर बढ़ाकर दिखा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप वैल्यूएशन गलत कर रहे हो, ऐसा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें चलना है। और भी ऐसी बातें आपको उस दूसरे एक लेक्चर में दिख जाएंगी, वैल्यूएशन में हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वही सब बातें हैं, आपको बार बार अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट इन्होंने जो लिखा है वो अलग से, वो ये है कि ट्रेस अ फ्यू ट्रांजेक्शन फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन। किसी एक ट्रांजेक्शन का एग्जामिनेशन इन डेप्थ करो, मतलब शुरू से लेकर एंड तक चेक करो। क्या करो उसमें? देखो, टेक फ्यू सेल्स ट्रांजेक्शन एंड चेक फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सेल्स ऑर्डर। जब से सेल्स ऑर्डर आया है वहां से शुरू करो और चेक करो टू द पेमेंट ऑफ रिसीवेबल बैलेंस। जब से ऑर्डर आया था तब से जब तक की पेमेंट नहीं आ रहा था, पूरी प्रोसेस को चेक कर लो। ठीक है, एवरी अंडरलाइन डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट चेक करो टू एंश्योर इफ इट इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड एट द एवरी स्टेज एंड मेजर्ड एक्यूरेटली। समझ रहे हो? हर स्टेज पर देखो कि क्या इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करा गया, प्रॉपरली मेजर करा है, कहीं कोई गलत अमाउंट तो नहीं लिखा, ऑर्डर किस अमाउंट का आया था, फिर माल किस अमाउंट का भेजा गया, किस रेट का भेजा गया, फिर किस रेट पे रिकॉर्ड करा गया, ऐसी बहुत सारी चीजें है ना। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दी ऑल दी इंसेंटिव डिस्काउंट्स, जैसे अपन बोलते हैं ना कौन से डिस्काउंट को कंसिडर नहीं करते, जिसकी अकाउंट जैसे ट्रेड डिस्काउंट को आप अकाउंटिंग नहीं करते हो, कैश डिस्काउंट को दिखाते हो अलग से। तो ऐसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो, देखो हर स्टेज पर क्या एक्यूरेटली मेजर या रिकॉर्ड किया गया है सेल्स को, तो सेल्स की जगह कुछ और होगा तो वो आ जाता ऐसा। तो ये होता है आपका वैल्यूएशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैंने एक समरी बना दी है ऑन ऑडिट ऑफ परचेज एंड सेल्स, क्योंकि मुझे पता है कि ढंग से याद नहीं रहता, तो एक मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है कि ऑडिट स्टेप्स दोनों में कॉमन है, तो मैंने ये बात यहाँ पर लिख दी है विथ माइनर मॉडिफिकेशंस। ठीक है, मैंने तो यहाँ पर ये भी लिख दिया कि इवन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में भी यही ऑडिट स्टेप्स अप्लाई होते हैं। देखो आप ये नीचे लिखा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसमें भी यही ऑडिट स्टेप्स लगने हैं, केवल पहला पॉइंट मिसिंग है, आइडेंटिफाई दी कंट्रोल पॉइंट्स वाला। तो अपन को ध्यान रहेगा कि अरे यार तीन तीन जगह पर ऑडिट स्टेप्स एक जैसे, बस यहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा बेटा तो ये फिर कुछ ये सब वर्ड आपको दिखेंगे, एग्जैक्टली ऑडिट स्टेप्स नहीं दिखेगा, ये कुछ ऐसे वर्ड दिखेंगे आपको, वो जब ये पढ़ेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो अपन बात कर लेंगे, राइट। फिर ऑकरेंस में कॉमन क्या है? ऑकरेंस में दोनों में कॉमन क्या है? कोई बिल दो बार रिकॉर्ड तो नहीं करा, क्योंकि दूसरी बार बिल जो रिकॉर्ड करा है वो झूठा बिल है, मतलब वो ऑकर नहीं हुआ है और आप रिकॉर्ड कर रहे हो ऐसा। कोई फिक्टिशियस वेंडर तो बुक नहीं किया है। स्टॉक रिकॉर्ड्स अपडेट करे कि नहीं करे, माल खरीदो या बेचो स्टॉक रिकॉर्ड तो अपडेट होंगे। फिक्टिशियस कस्टमर, चाहे माल बेच रहे हो चाहे खरीद रहे हो, फिक्टिशियस कस्टमर रिकॉर्ड मत करो। माल खरीद रहे हो या बेच रहे हो, एक ही बार बिल रिकॉर्ड करो, दो बार रिकॉर्ड मत करो। परचेज में गुड्स के आने के बाद के स्टेप्स
बताना है, ठीक है, ये हिंट के लिए बता रहा हूँ। परचेस में क्या हुआ था, गुड्स के आने के बाद स्टेप बताना है, जैसे कि गुड्स आया, क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ, गुड्स रिसीव नोट बना, एंट्री गेट पर एंट्री हुई और रिकॉर्ड्स अपडेट हुए, ऐसे ऐसी सेल्स में आपको सेल्स के बाद के स्टेप बताने हैं। सेल्स के बाद डेटर कलेक्टिबिलिटी पे डाउट तो नहीं है, या पैसे का कलेक्शन किसी कंटिजेंट तो नहीं किसी और इवेंट पर, ऐसे सेल्स रिटर्न तो नहीं हुई है, माल डिस्पैच भी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सेल्स के बाद की चीज़ें बतानी, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। कंप्लीटनेस में कॉमन क्या है, कंप्लीटनेस में क्या है, मेन पॉइंट तो कट ऑफ प्रोसीजर लिखा करो जब भी कंप्लीटनेस में क्वेश्चन आए, तो चाहे वो परचेस हो चाहे सेल्स हो, और कुछ और भी होगा तो भी आपको ये देखने मिल जाएगा। जीएसटी टैक्स और जीएसटी रिटर्न्स, भाई परचेस करोगे सेल्स करोगे, जीएसटी तो दोनों में होगा, तो जो रिकॉर्ड्स में आप दिखा रहे हो और जो जीएसटी रिटर्न्स में दिखा रहे हो उसको कंपेयर कर लेंगे हम, दोनों में एक जैसा होना चाहिए। WR, हम WR तो ले ही सकते हैं, लिख कर दो कि आपने ऑल परचेसेस रिकॉर्ड की है, लिख कर दो कि आपने ऑल सेल्स रिकॉर्ड की है। ऑडिट ऑफ परचेज में एनालिटिकल प्रोसीजर में भी लगाना है। अच्छा, ऑडिट ऑफ परचेज की कंप्लीटनेस में आपको एनालिटिकल प्रोसीजर अपन ने देखी थी, और उसमें सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, मैंने बताया था ना वो आपका कंजम्पशन एनालिसिस, कंपोजिशन एनालिसिस पढ़ा था अपन ने, फिर वो अदर रेशियोज, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और फिर क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन, वो सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पूरे लेक्चर का क्या है, एक तरीके से निचोड़ है, क्रक्स है। सर ये बढ़िया है, इसी से हम बहुत हद तक मैनेज कर पाएंगे, बाकी तो ठीक है। तो बेटा एक बार पूरा सुना हुआ रहता है तो ये समरीज काम में आती है, मैं डायरेक्टली ये बता देता तो तुम ये भी ना समझ पाते। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।